guys, I hope you are doing well. I am Maz. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स का लास्ट पार्ट। इस पार्ट में हम कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे और इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ओके गाइस, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि इससे पहले के पार्ट में हमने न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में डिस्कस किया, तो उसके कुछ पार्ट्स जैसे डीएनए और आरएनए के कुछ फंक्शंस बाकी रह गए थे। उसके अलावा और भी आपके न्यूक्लिक एसिड जो होता है आपका, उसका हमारे बायोलॉजिकल क्या फंक्शन है, उसका हमारी बॉडी में क्या इंपैक्ट पड़ता है। उसके अलावा हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसके अलावा एंजाइम्स, इन सारी चीजों को आज डिस्कस करके इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करके इसको हम फिनिश कर देंगे। ओके गाइस, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने पहले देखा था कि आपका डीएनए क्या हो रहा था, डीएनए बन रहा था आपका। डीएनए कैसा बन रहा था आपका, एक सिंगल स्ट्रैंडेड ऐसे बन रहा था, ठीक है। उसके अंदर ऐसे नाइट्रोजनी जो बेस होते हैं ऐसे ऐसे लगे हुए थे, ठीक है। ये हमने देखा था। तो आपका जो ये सीक्वेंस मिली थी, ये जो सीक्वेंस थी, ये जो सीक्वेंस हमें मिली थी, ये सीक्वेंस क्या थी आपका, ये किसी भी न्यूक्लिक एसिड का क्या था, प्राइमरी स्ट्रक्चर था। जो आपका सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, आपकी जो सीक्वेंस में, वो क्या कहलाती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाती है। किसका, न्यूक्लिक एसिड का प्राइमरी स्ट्रक्चर। बट डीएनए क्या होता है, डीएनए डबल हेलिक्स होता है, मतलब उसके अंदर दो स्ट्रैंड आपस में बाउंड होती है, ठीक है। कैसे बाउंड होती है अभी आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम देखें किसने इसको डिस्कवर किया था। तो आपके जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है आपका। बायो और केमिस्ट्री दोनों में आपको ये याद रखनी है कि आपका जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, वो किसने आपको डिस्कवर किया था, वो डिस्कवर किया था आपके जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। तो वाटसन एंड क्रिक, ये आपको नेम याद रखना है। बहुत सारे एग्जाम से में आपके ये आगे पूछा जाने वाला है, ठीक है। इन्होंने ये आपका डबल स्ट्रैंड मॉडल दिया था। इसको कहते हैं डबल हेलिकल मॉडल, डबल हेलिक स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंड हेलिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, सारा नेम एक ही है, ठीक है गाइस। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि आपके जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो आपके आपस में बाउंड होते हैं। किसके थ्रू बाउंड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन टू पेयर्स ऑफ बेसेस। मतलब आपका एक ऐसे बेस मान लीजिए यहाँ पर ए है, तो इसके सामने हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी किससे, टी से, ठीक है। ए मतलब एडेनिन, टी मतलब थायमिन। तो जो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, इसी तरह सी और जी के बीच में रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये समझना है कि हमेशा ए और टी ही आमने सामने रहेंगे, ए और टी में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सी और टी में हो जाए या जी और ए में हो जाए, ठीक है। अगर जी इधर रहेगा तो इधर सी रहेगा, और अगर आपका सी इधर रहेगा तो इधर जी रहेगा। इसी तरह अगर ए इधर रहेगा तो इधर टी रहेगा, इधर टी रहेगा तो इधर ए रहेगा। इसी तरह हमेशा क्या रहेगा, ए के अपोजिट में हमेशा टी रहेगा, और टी के अपोजिट में हमेशा ए रहेगा, और इसी तरह सी के अपोजिट में हमेशा जी रहेगा, या जी के अपोजिट में हमेशा सी रहेगा, ठीक है। मतलब ए हमेशा अपोजिट में टी के ही रहेगा, ठीक है गाइस। इस तरह से ये मॉडल आपका जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो पूरा बना होता है, ठीक है। तो अब ये आपकी बात आई। अब हमेशा हमने वही बताया, एडेनिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थायमिन एंड साइटोसिन हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद गुआनिन। तो ये होता है डबल हेलिक्स मॉडल किसी भी डीएनए का। इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आप देखिए, ये इस तरह का डबल आपका स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। ये जो स्ट्रक्चर है आपके, ये डीएनए के स्ट्रक्चर है आपकी। ये 5 प्राइम एंड होता है, ये 3 प्राइम एंड। इसको हम बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे, इसमें डिस्कस करने की बात नहीं, बस इसमें आपको याद रखना ये स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और यहाँ पर देख रहे हैं जी हमेशा कहाँ किसके साथ है, सी के साथ, जहां पर भी देखेंगे। और ये हमेशा टी के साथ है, ठीक है। टी ए साथ में है और जी सी साथ में है। और याद रखना है, देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जी और सी के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, और ए और टी के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। इस चीज को याद रखना है। तो हमें ये आपका किसका है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, और इसको हम डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, वही जो आपका सिंगल सा बन जाता है। उसके बाद जब ये एक दूसरे से बाउंड हो जाते हैं, पूरा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बना लेते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। इसी को क्या कहते हैं, आपका डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी बना हुआ है। और ये आपका लेकिन आरएनए जो होता है वो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है। डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, दो आपके स्टैंड आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन आरएनए जो होता है वो हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है। और जो आरएनए का जो
सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, आरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब खुद को वो अपने आप को ही वो क्या कर लेता है, फोल्ड कर लेता है, तो वो क्या बन जाता है, आरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है। और आरएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं और जो अलग अलग काम को करते हैं, अलग अलग फंक्शन जिनका होता है। जैसे कि आपका मैसेंजर आरएनए जिसको हम शॉर्ट में mRNA कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए जिसे हम rRNA कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए जिसे हम tRNA कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बस आपको केमिस्ट्री में सिर्फ याद रखना है इन सारी चीज़ों को, लेकिन इसका जो बेस वर्क सारा है, कैसे वर्क होता है, क्या होता है, ये सारा बायो के अंदर डिस्कस होगा। बायो का एक अलग से चैप्टर है पूरा इसी पर बेस्ड है, उसके अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको अभी तक ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या है न्यूक्लिक एसिड के। तो आपका जो डीएनए है ये केमिकल बेस है। केमिकल बेस किसका है, हेरिडिटी का। हेरिडिटी का जितना भी आपका जो है हेरिडिटी, मतलब कि देखिए हमेशा क्या होता है, शेर का बच्चा शेर ही, हाथी का बच्चा हाथी ही, है ना। इंसान के ऑफस्प्रिंग कैसे होते हैं, अपने फादर से मिलते हैं, फादर अपने फादर से मिलते हैं। इसी तरह आप मतलब जो उनकी जनरेशन आती जा रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सिमिलरिटी भी होती है। तो सिमिलरिटी क्यों बनी हुई होती है, क्योंकि ये इनके अंदर इसका बेस जो होता है वो डीएनए होता है, ठीक है। उसके अलावा और इसके अंदर क्या होता है, डीएनए के अंदर जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन होती है ये क्या होती है, रिजर्व होती है, स्टोर रहती है, सेव रहती है। उसी के बेस पे आगे न्यू आपकी जो सेल डिवीजन होता रहता है और न्यू आपकी क्या बनती रहती है, न्यू जो है आपकी जनरेशन बनती रहती है। और कुछ ना कुछ चेंज, कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन कुछ ना कुछ सिमिलरिटी भी रहती है। अब आपको हम ये बता दें कि आपको जो एक फादर से होता है और एक फादर और मदर, ठीक है, इनका जो ऑफ स्प्रिंग होगा, इनका जो बेबी होगा वो क्या होगा, अपने फादर और मदर से 25% उसके अंदर फादर का रहेगा, 25% उसके अंदर डीएनए फादर का रहता है, 25% मतलब रहता तो आपका कितना है 50% मदर का और 50% फादर का। लेकिन उसका जो अगर हम फिंगर प्रिंटिंग करें, ठीक है, उसके अंदर अगर फिंगर प्रिंटिंग करें तो 25% उसके अंदर आपका मदर का रहेगा, 25% फादर का रहेगा और 50% उसका यूनिक रहेगा, ठीक है। इट मीन्स उसका जो नया डीएनए जो किसी से नहीं मिलेगा दुनिया के अंदर, सिर्फ 25 मदर से मिलेगा, 25 फादर से मिलेगा, ठीक है। बाकी आपका 50% जो उसका यूनिक रहेगा वो किसी से भी नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये होता है आपका परसेंटेज ऑफ डीएनए, आपका जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग। तो हम बात करते हैं कि आपका जो आपके मिलियन ऑफ ईयर से आपकी जो मेंटेन हो आ जाए, आपकी क्या आपकी डिफरेंट स्पीसीज़ की आपकी जो स्पीसीज, मान लीजिए शेर का पूरे जनरेशन चली आ रही है कि ये शेर हैं, शेर क्यों नहीं बदले, उन जैसा आज से 150-200 साल पहले और 500 साल पहले शेर थे, वही शेर आज भी उसी तरह के शेर हैं, ठीक है। तो क्यों नहीं बदल रहे हैं, बंदर जैसे पहले थे वैसे आज भी बंदर हैं, ठीक है। तो क्यों नहीं चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर डीएनए है और डीएनए के अंदर स्टोर है कि इनके शक्ल ऐसी रहेगी, इनका फेस ऐसा रहेगा, इनकी ताकत इतनी रहेगी, इनकी स्ट्रेंथ ऐसी रहेगी, इनका जो आपका ये खाएंगे क्या, ये पहनेंगे, ये आपका जो है क्या यूज़ करेंगे, कहाँ रहेंगे, इस तरह से, क्योंकि उन सारा डीएनए में स्टोर है, इसीलिए वो वही वर्क करते आ रहे हैं। और अगर ऐसा ना होता तो वो कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ओके गाइस, तो इस तरह से आपका ये पूरा प्रोसेस चलती रहती है और ये मेंटेन किए हुए हैं किसको, ये पूरी आपके आइडेंटिटी को मेंटेन किए हुए हैं। डीएनए क्या करता है, जब डीएनए का आपका सेल्फ डुप्लीकेशन करता है, जब उसके जो है सेल डिवीजन होती है डीएनए की, तो ये क्या करता है, जब डीएनए की सेल डिवीजन होती है, डीएनए क्या करता है आपका, जब डीएनए का आपका सेल डिवीजन होता है, डुप्लीकेशन करता है और आपका जो नई डॉटर सेल्स बनती हैं उसके अंदर अपना आपका जो है डीएनए का थोड़ा सा पार्ट भेज देता है, ठीक है, कि आगे उसका कैसे वर्क होना है, कैसे वर्क करना है, ठीक है। जैसे कि आपका रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन में थोड़ा 50% पार्ट मदर सेल्स का आ गया, मदर गैमेट्स के थ्रू आ गया, 50% फादर गैमेट्स के थ्रू आ गया। देन उसका अब उसके अंदर 50% आया, लेकिन उसके अंदर आपका एक डीएनए, उसका डीएनए की एक पूरी जो है पैकेज है पूरा मौजूद है और डीएनए का एक पूरा पैकेज मदर का और फादर का दोनों को मौजूद है। दोनों का आपका दो, अब जो संतान होगी, जो नया आपका बेबी होगा, वो दो किस पर बेस्ड रहेगा, इन्हीं दोनों पर बेस्ड रहेगा। कुछ लक्षण उसके, कुछ आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी फादर से मिलेंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर से मिलेंगी। आवाज़ कहीं फादर की होगी तो आपका फेस कटिंग जो है मदर की तरह होगी। इस तरह से सारी चीज़ें क्या होती हैं, अटैच होती हैं एक दूसरे से, ठीक है, क्योंकि दोनों का डीएनए आया है। अब हम बात करते हैं एक और फंक्शन जो होता है न्यूक्लिक एसिड का, वो क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का। जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वैसे तो आरएनए मॉलिक्यूल के थ्रू होती है, आरएनए मॉलिक्यूल करता है, बट जो प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन कौन सी बननी है, किस तरह बननी है, उसका काम क्या रहेगा, वो स्टोर किस में रहता है, वो आपका रहता है डीएनए में। डीएनए के अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है और आरएनए उसको अप्लाई करता है। कैसे अप्लाई करता है, कैसे क्या प्रोसेस होती है, ये पूरी हम बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। ओके गाइस, तो चलिए ये आपका हो गया। अब हम एक बात करेंगे इंपॉर्टेंट
टॉपिक आपका ये आपका बायो में भी है, लेकिन वहाँ डिटेल से है, यहाँ पर आपका सिर्फ बेसिक पढ़ना है। जैसे कि हम जानते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है, आपकी एवरी इंडिविजुअल की क्या होती है, यूनिक फिंगरप्रिंटिंग होती है। जैसा कि हम पहले स्टैंप लगाते थे, है ना, कि आपका टिप्स ऑफ द फिंगर पे होती है और वो उसकी आइडेंटिफाई करता है। लेकिन अगर इसको हम अल्टर कर सकते हैं, जो आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, जो आपकी स्टैंप वाली होती है, जो सिर्फ आपकी फिंगर के टिप पे मौजूद होती है, ये आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन तो होता है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है, बट उसमें क्या है, उसको हम अल्टर कर सकते हैं सर्जरी के थ्रू। लेकिन आपका जो सीक्वेंस होता है बेस ऑफ डीएनए का, जो बॉडी के अंदर एवरी सेल से मौजूद होता है, आपके बाल में भी, आपके हेयर में भी, आपके नाखून में भी, ठीक है, आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में जो वो डीएनए सीक्वेंसिंग पाई जाएगी, वो आपके यूनिक रहेगी और ना ही उसको अल्टर भी नहीं किया जा सकता। आपका फिंगरप्रिंट, आपका जो फिंगर है, इसके ऊपर जो फिंगर टिप के ऊपर जो पाया जाता है, इसके स्टैम्प को तो अल्टर कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो डीएनए सीक्वेंसिंग उसको अल्टर नहीं किया जा सकता। इसीलिए आपका यूनिक है और इसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसको नहीं कहते हैं सिर्फ कि आपने स्टैम्प लगा दिया आपने मोबाइल खोलने के लिए, है ना, तो इसको तो अल्टर किया जा सकता है। लेकिन आपके अंदर जो डीएनए सीक्वेंसिंग पाई जा रही है, वो आपके हेयर में भी सेम है, आपके पैर के नाखून में भी सेम है, आपके पैर में भी सेम है, लेग्स में भी सेम है, आपके स्टमक में भी सेम है, आपके कहीं भी जो भी चीज़ सेल्स पाई जा रही सब में सेम है। आपने किसी चीज़ को टच कर लिया, ठीक है, अब वहाँ पर आपकी सेल्स लग गई, अब उससे जो डीएनए आपका प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग मूवीज़ वगैरह में देखते होंगे कि आपका कोई क्राइम हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, फिंगर प्रिंटिंग के लिए आपकी जो है फॉरेंसिक टीम आती है और वहाँ पर जो है वहाँ के जो सैंपल्स को कलेक्ट करती है। तो वहाँ पर क्या होता है, उस पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर इंसान ने उसको टच किया होगा, उसकी सेल्स वहाँ पर लग गई होंगी और उस सेल से वो क्या करेंगे, उसका डीएनए निकाल लेंगे। उसके बाद जो सस्पेक्ट होगा उसके क्या करेंगे, उससे मैच करेंगे, उस जो है डीएनए सीक्वेंसिंग, जिससे मैच हो जाएगी, मतलब कि वो वहां पर गया था। ओके गाइस, तो इस तरह से आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज होती है और इसको अल्टर्ड भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ये जो आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो आप करंटली यूज़ की जा रही है, वो आपका फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में क्रिमिनल्स का पता लगाने के लिए, जैसा कि हमने अभी बताया। उसके अलावा आपका पैटर्निटी, मतलब कि आपका मान लीजिए मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि आपका कहते नहीं इसका फादर कौन है, तो वो कहते हैं कि जो है डीएनए टेस्टिंग करवा लो, डीएनए टेस्ट करवा लो, पता चल जाएगा। इससे क्या होगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर बच्चे के अंदर जो है अपने फादर का क्या होगा, डीएनए होगा, और उसका जो डीएनए मैच करेगा सिर्फ उसके फादर से ही करेगा और किसी से नहीं मैच करेगा। इसीलिए आपका ये पैटर्निटी भी जो है आपकी पता चल जाती है। उसी तरह अगर मान लीजिए कोई डेड बॉडी मिली, वो पहचानी नहीं जा रही किसकी है, ठीक है, तो उसको कैसे हम जो है कर सकते हैं, उसको डीएनए के थ्रू उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके मतलब पहचानी नहीं जा रही, फेस वगैरह खराब हो चुका, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका डीएनए जो है निकाल लेंगे, उसके डीएनए सीक्वेंस चेक करेंगे। देन जो आपके सस्पेक्ट होंगे उनका क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी का फादर नहीं मिल रहे हैं या किसी का बेटा नहीं मिल रहा है, तो उनको शक है कि शायद ये मेरा बेटा है, तो उनके फादर के या उनके बच्चों का क्या लेंगे, डीएनए निकाल लेंगे और फिर उससे मैच कर लेंगे। क्योंकि अगर वो बच्चा है तो भी उसके फादर से मैच करेगा, और अगर उसका कोई लड़का होगा तो उससे भी मैच करेगा डीएनए सीक्वेंस उसका। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं डेड बॉडीज किसकी। उसके अलावा ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ है, मतलब क्या कि किसी भी स्पीसीज का किस स्पीसीज से क्या हुआ है, किस स्पीसीज से विकास हुआ है, मतलब इस स्पीसीज से कौन कौन सी स्पीसीज जो है आपकी क्या हुई, बनी हुई है। क्योंकि जिस स्पीसीज से जो स्पीसीज बनी होगी उन दोनों का क्या होगा, डीएनए सीक्वेंसिंग थोड़ा बहुत सेम होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरा ये डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा न्यूक्लिक एसिड का पार्ट डीएनए वगैरह समझ में आया होगा। बाकी डीएनए वगैरह की बहुत जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, जो बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है, वो हम किसमें डिस्कस करेंगे, बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। आपका एक टॉपिक और इस चैप्टर का बचा था, छोटा सा टॉपिक है। इससे पहले आपने चैप्टर 5 में ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के बारे में डिस्कस किया होगा एंजाइम्स में, ठीक है। चैप्टर 5 में आप इसके बारे में पढ़ा होगा, लॉक एंड की रिएक्शन पढ़ी होगी, इस तरह की चीज़ें हैं ना। लेकिन तो ये आपका वहाँ पहले पढ़ ही चुके हैं इसके बारे में डिटेल से। यहाँ पर सिर्फ आपको कि ये बायोमोलिक्यूल्स है, इसके बारे में इसका वर्क किया है, ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो आप पहले ही जानते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। जितने भी हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होती है, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स वर्क करते हैं। विदाउट उन एंजाइम्स के वो वर्क नहीं किया जा सकता। जैसा कि कैटलिस्ट के बारे में आप जानते हैं, कैटलिस्ट को हिंदी में उत्प्रेरक कहते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, आपके किसी भी बायोलॉजिकल आपका जो कैटलिस्ट होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के जो है बीच में होते हैं, ये खुद शामिल हुए बिना उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, ठीक है, स्पीड को बढ़ा देते हैं या उसकी स्पीड को तेज़ कर देते हैं, इसी को कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको एग्जाम्पल हमें दें, मान लीजिए आप 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप 2 फ्रेंड्स हैं और आपके दोनों के बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई, ठीक।
एक फ्रेंड्स ए था, एक फ्रेंड बी था, ठीक है। दोनों के बीच में क्या हो गया, थोड़े बहुत लड़ाई हो गई, दोनों अलग अलग बैठे थे, मुंह बनाए, ठीक। अब एक सी आया, उसने क्या किया, उसने कहा, पहले ए के पास गया और ए से कहा कि देखो बी तुम्हारे बारे में ये बात कह रहा था और कह रहा था तुमको मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बुरा भला कह रहा था। उसके बाद फिर सी जो है बी के पास भी आया और वही बात उससे भी कही। अब क्या होगा, ए बी के पास जाएगा और दोनों आपस में जो हल्की फुल्की बहसा हुई थी सब वो सिर्फ वो अब लड़ाई में बदल जाएगी और बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाएगी। तो अब और सी क्या करेगा, अलग किनारे खड़ा हंसा करेगा कि देखो मैंने अपना काम कर दिया और खुद उसमें शामिल भी नहीं हुआ, इन्वॉल्व भी नहीं हुआ और लड़ाई को भड़का दिया। यही काम होता है किसका, कैटलिस्ट का होता है कि वो खुद शामिल नहीं होते लेकिन उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या होता है, कैटलिस्ट वर्क करते हैं। तो आपका जो एंजाइम्स है ये क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। जितनी भी बॉडी के अंदर रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, उनमें ये वर्क करते हैं, ठीक है। बहुत सारे जैसे कि आपके फूड के अंदर आप जब हम डाइजेशन प्रोसेस पढ़ते हैं तो डाइजेशन में देखते हैं HCl जाता है आपका, इसी तरह आपके बहुत सारे म्यूकस, उसके अलावा और बहुत सारे आपके एमाइलेज एंजाइम वगैरह जाते हैं ना। तो इस सारी तरह की चीज़ें होती है। तो आपको एक लाइन याद रखनी है एंजाइम के लिए कि आपके जो भी एंजाइम होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बायोकैटलिस्ट पहले होते हैं, इन्हीं को एंजाइम कहते हैं। उसके अलावा सारे एंजाइम क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। अब आपको एक लाइन हम बता दे रहे हैं, ये हमेशा याद रखिएगा कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन नॉट एंजाइम। सारे एंजाइम तो प्रोटीन हैं बट सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं हैं, ओके गाइस। और ये एवरी एंजाइम का क्या होता है, स्पेसिफिक रिएक्शन होता है, वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर रिएक्शन को करेगी। सारी रिएक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। और इस चैप्टर में हमने 8 पार्ट डिस्कस किए हैं। किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और लेक्चर कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।